प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम डायनामिक्स का अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे। पिछले जो 2 वीडियो के अंदर मैंने बताया था, जस्ट डायनामिक्स का एक इंट्रोडक्शन मैंने बताया था। आज जो हम बात करेंगे जो एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे और उसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं 3 पॉइंट्स कौन कौन से हमारे पास। सबसे पहला तो है, अभी हमने सरल रेखीय गति के बारे में हमने पढ़ा था, जिसके अंदर वेग और त्वरण के बारे में पढ़ा था। अब हम समतलीय गति के बारे में बात करेंगे। तो समतलीय गति के अंदर हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं। नंबर 1 पर है हमारे पास कि निर्देशांक अक्षों के समांतर वेग तथा त्वरण। निर्देशांक अक्षों के समांतर वेग तथा त्वरण। नंबर 2 पॉइंट्स पे हम पढ़ेंगे अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग तथा त्वरण। रेडियल एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। नंबर 3 पर जो है हमारे पास स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक वेग तथा त्वरण। बच्चों, हम इन 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और हमारा पहला लेसन कंप्लीट हो जाएगा। ये 3 टॉपिक्स हमने यहाँ पे पढ़ने हैं। तो पहला तो है हमारे पास कि निर्देशांक अक्षों के समांतर वेग तथा त्वरण, दूसरा अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग तथा त्वरण, और तीसरा पॉइंट है स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक वेग तथा त्वरण। और ये ध्यान रखना, इनमें से एक बड़ा क्वेश्चन 100% एग्जाम्स में पूछा जाता है। छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं लेकिन बड़ा क्वेश्चन भी इसमें से आएगा। तो ये तीनों पॉइंट्स के अंदर हमारे पास 2 पॉइंट्स इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, यानी कि 6 आर्टिकल्स बनेंगे और 6 आर्टिकल्स हम इसमें से पढ़ने वाले हैं। तो मैं पहले पॉइंट्स की बात करता हूं, उसके निर्देशांक अक्षों के समांतर वेग तथा त्वरण। लेकिन यहाँ पे हम सरल रेखीय गति के बारे में बात नहीं करेंगे, समतलीय गति के बारे में बात करेंगे। मान लीजिएगा कि हमारे पास कोई कण जो है वो इस प्रकार से गतिशील है। ये मान लेता हूं एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, यानी कि एक्स और वाई तल के अंदर अगर कोई कण गतिमान है और वो कुछ इस प्रकार से है कि मान लीजिए यहां से चलना शुरू किया और इस तरह से जा रहा है, ये ऐसे। ये पॉइंट एक स्थिर पॉइंट है, मैंने ले लिया ए। माना कोई कण एक्स और वाई तल में ए पी क्यू के अनुदिश गतिमान है। ए पी क्यू कौन सा होगा? मान लेता हूं उसकी पी पॉइंट यहां पे ले लेता हूं और क्यू पॉइंट मैं यहां पे ले लेता हूं। ये पी पॉइंट है और ये हमारा क्यू पॉइंट है। और कोई कण जो है वो ए पी क्यू के अनुदिश गतिमान है, इस प्रकार से जा रहा है वो। माना टी समय पर कण की स्थिति Q है, सॉरी P है, यानी कि T समय पश्चात में मान लेता हूं यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में उसे T समय लगा है, तो T समय पर उसकी स्थिति क्या है? P, जिसके निर्देशांक x y है। हमने ये मान लिया है कि इस P जो बिंदु है इसके जो निर्देशांक है हमारे पास वो कितने हैं? x y है, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस y है। t प्लस डेल टी समय पर कण की स्थिति Q है जिसके निर्देशांक
जिसके निर्देशांक x प्लस डेल एक्स और y प्लस डेल वाई है। अब यहां पे ध्यान से सुनना क्या कह रहा है ये कहना चाह रहा है कि a से p तक जाने में उसे t समय लगा और उस कण की t समय पश्चात में जो स्थिति है वो p है, जिसके निर्देशांक हमारे पास x y है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि t प्लस डेल t समय पर, यानी कि थोड़ा सा अंतर, डेल t का मतलब होगा टेंडिंग टू जीरो, यानी कि जीरो के लगभग बराबर समय पर, यानी कि t से थोड़ा सा समय ज्यादा लेगा तो वो q पर पहुंच जाता है। और p और q बहुत ही छोटा है, pq जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, और q का डिस्टेंस हमने, q के कोऑर्डिनेट्स क्या माने हमने, x प्लस डेल एक्स, y प्लस डेल वाई है। तो हम इस तरह से इसको थोड़ा सा ले लेते हैं कि ये जो है यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है और ये y है, और इसके जो निर्देशांक हैं वो हमारे पास यहां से यहां तक x प्लस डेल एक्स है, और ये जो डिस्टेंस लिया हमने ये y प्लस डेल वाई ले लिया हमने। कहने का मतलब ये है कि ये कर्व के अंदर ऐसे जा रहा है कण, और डेल t समय पे ये कितना बढ़ गया, x अक्ष के समांतर तो डेल x बढ़ा ये, यानी कि डेल x भी लगभग जीरो के बराबर है, और y अक्ष के समांतर ये डेल y, और इसकी पोजीशन होगी ये, यानी कि अगर मैं इसको भी यहां से मिला दूं, एक तरह से देखा जाए तो ये डेल एक्स होगा और ये डेल वाई होगा। अगर ये x इस बिंदु से x अक्ष के समांतर जाता तो डेल t समय में वो यहां पहुंचता, y अक्ष के समांतर अगर वो चलेगा तो वो यहां पे होगा डेल y, लेकिन इसका पथ कैसा है, ये ऐसा है, इसका मतलब ये दोनों डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, x अक्ष के समांतर भी चल रहा है और y अक्ष के समांतर भी चल रहा है। तो x और y अक्ष के समांतर चलने पर ये कैसा होगा, दोनों का इस तरह से जा रहा होगा यहां तक। अब ये मैं मान लेता हूं कि P से Q तक का जो चाप है ये जीवा, ये ले लेता हूं मैं PQ जीवा, और यहां पे हम मान लेते हैं कि माना AP बराबर S है, या पहले हम वो ले लेते हैं कि P से PQ जीवा PQ जो है, या हम ले लेते हैं इसकी AP बराबर S है, और चाप PQ कितना हुआ, डेल S मान लेता हूं, डेल S। अगर मान लीजिए यहां से यहां तक ये AP बराबर ये S था, तो P से Q तक की जो चाप होगी ये कितना हो जाएगा हमारे पास, डेल S। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में देखिए आप, P से Q तक की चाप, अब यहां से लेते हैं हम यहां पे कि डेल t समय पर, यानी कि लिमिट डेल t टेंड्स टू जीरो, डेल t समय में विस्थापन डिवाइडेड बाय डेल t, ये क्या निकल के आया हमारे पास, वेग। वेग क्या होगा, लिमिट डेल t टेंड्स टू जीरो, यानी कि डेल t समय में विस्थापन, डेल t समय में विस्थापन कितना हुआ, PQ, यानी कि जीवा PQ। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास कितना, लिमिट डेल t टेंड्स टू जीरो, जीवा PQ बटा में डेल t। भाई एक चीज ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे विस्थापन क्या होता है, हम रास्ते को नहीं देखते किस रास्ते से गया, लेकिन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में जो डिस्टेंस होता है वही तो विस्थापन होता है। तो गया तो वो इस रास्ते से ऐसे, लेकिन विस्थापन कितना हुआ, P से Q तक की, यानी कि ये जीवा हुई, जीवा PQ। इसलिए यहाँ पे जीवा PQ लिया हमने, डेल t समय में विस्थापन कितना हुआ, जीवा PQ बटा में डेल t। आगे देखिए, लिमिट डेल t टेंड्स टू जीरो, इसको लिखिए आप जीवा PQ बटा में डेल S इंटू डेल S बाय डेल t। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल S से हमने डिवाइड किया, डेल S से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर के अंदर अवकलन के अंदर हमने पढ़ा था कि इसकी वैल्यू जो होगी, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे भी लिख लूं कि लिमिट डेल S टेंड्स टू जीरो, जीवा PQ
बाय डेल एस इंटू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एस बाय डेल टी। क्या किया मैंने यहाँ पे, ध्यान से देखिए आप, अगर डेल टी टेंस टू 0 है यानी कि बहुत ही अल्पांश हमने लिया हुआ है समय को, तो डेल एस भी टेंस टू 0 होगा, क्योंकि डिवाइड में डेल एस है इसलिए हमने डेल एस टेंस टू 0 लिया और डेल टी टेंस टू 0। अब अगर आप ध्यान दो तो ये जो है पहला ही पॉइंट था आपका चाप के अवकलज वाला, चाप का अवकलज, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा अवकलन के अंदर चाप का अवकलज, और इसकी वैल्यू जो हो रही थी हमारे पास, मैं इधर लिख रहा हूं, वहां शायद दिखाई नहीं देगा, चलो मैं यहां लिख देता हूं। ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा ds बाय dt। तो वेग क्या हुआ हमारे पास, v बराबर s डॉट, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में है तो डॉट लगा सकते हैं यहाँ पे, s डॉट, यहाँ पे क्या निकल के आ गया हमारे पास, वेग। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से करके हम वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। लेकिन हम यहाँ पर जो वेग पढ़ रहे हैं वो x अक्ष और y अक्ष के समांतर वेग को पढ़ेंगे। यहाँ पे निर्देशांक अक्षों के समांतर वेग, यानी कि x में परिवर्तन कितना हुआ, y में कितना परिवर्तन हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको तो मिटा रहा हूं, अब ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, तो इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो अब देखिए आगे नीचे लिख रहा हूं मैं कि x अक्ष के समांतर वेग, यानी कि ये कहेंगे वेग के घटक, वेग के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। तो नंबर 1 पर है x अक्ष के समांतर घटक। यदि हमारे पास vx ले लूं मैं, इसको घटक vx है, तब vx बराबर कितना होगा, vx बराबर होगा लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल टी समयांतराल में x अक्ष के समांतर परिवर्तन, यानी कि डेल टी समय अंतराल में x अक्ष के समांतर परिवर्तन, यानी कि x अक्ष के समांतर परिवर्तन कितना हुआ था, डेल x डिवाइड में डेल टी हो जाएगा। तो vx इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 और इसमें आ जाएगा डेल x बाय डेल टी, और ये आ जाएगा हमारे पास dx बाय dt। यह हम इसको दिखा सकते हैं x डॉट करके। नंबर 2 पर y अक्ष के समांतर, सॉरी डेल टी समय अंतराल में, या पहले तो वो टॉपिक लिखना पड़ेगा, y अक्ष के, ये x अक्ष था, y अक्ष के समांतर घटक को अगर मैं vy से डिनोट करूं, vy है, तब vy बराबर डेल टी समय अंतराल में, डेल टी समय अंतराल में y अक्ष के समांतर परिवर्तन डिवाइडेड बाय डेल टी, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल y बाय डेल टी, क्योंकि y अक्ष के समांतर कितना हुआ था इसमें परिवर्तन, डेल y हुआ है, तो यानी कि डेल y बाय डेल टी, और इसको हम लिख सकते हैं dy बाय dt, या हम इसको दिखा सकते हैं y डॉट। तो ध्यान रखना, अक्षों के समांतर, निर्देशांक अक्षों के समांतर वेग अगर हमें निकालना है तो vx तो कितना होगा हमारे पास, x डॉट या dx बाय dt, और vy कितना होगा हमारे पास, y डॉट या dy बाय dt। अब इसके बाद में, क्योंकि जब x अक्ष के समांतर हमने निकाल लिया, y अक्ष के हमने समांतर निकाल लिया, तो अब हमें निकालना है परिणामी वेग कितना होगा। परिणामी वेग क्या होगा हमारे पास, ये होगा, ये इस तरह से। तो मैं इसको मिटा रहा हूं और अब लिखते हैं परिणामी वेग। अगर हम मान लें कि वो v है, परिणामी वेग यदि v है, माना अक्षों के
समांतर या परिणामी अक्षों के समांतर परिणामी वेग v है तब। अब v होगा तो कौन सा होगा हमारे पास, ऐसे होगा। तो अगर ये राइट ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, तो ये कितना होगा हमारे पास, v स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के समांतर कितना था हमारे पास, x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू dx बाय dt का स्क्वायर प्लस dy बाय dt का स्क्वायर, या हम इसको दिखा सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ dx बाय dt प्लस dy बाय dt का होल स्क्वायर है दोनों का। और ये हमारे पास परिणामी वेग है इसका परिणामी वेग कितना होगा, यानी कि दोनों अक्षों के समांतर वेग निकाल लेंगे, दोनों को वर्क करके ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद अंडर रूट निकाल देंगे। अच्छा, परिणामी वेग की दिशा क्या होगी, परिणामी वेग की दिशा, मान लेता हूं कि यहां पे थीटा एंगल बना रहा है ये, तो tan थीटा बराबर कितना होगा, tan थीटा बराबर कितना होगा, ये होगा हमारे पास y डॉट बाई एक्स डॉट, या हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू dy बाय dt और डिवाइडेड बाय dx बाय dt। तो tan थीटा बराबर आ गया हमारे पास कितना, dy बाय dx, यानी कि dt से dt कट जाएगा। ये परिणामी वेग की दिशा होगी। तो बच्चों इस प्रकार से करके निर्देशांक अक्षों के वेग हम निकालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम त्वरण की बात करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो यहां तक आप इसको जरूर पढ़ना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आपके पास जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसको शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के बीच में, जिससे कि उनको भी वो भी देख लें। धन्यवाद।